वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जो 5 सेट जारी किया गया है उसी का हम लोग फर्स्ट सेट कवर करेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेट है। बिहार बोर्ड द्वारा जो भी सेट जारी किए जाते हैं वो सारे सेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जब भी सेट जारी करता है, जब भी मॉडल सेट जारी करता है, तो वो सेट से यानी वही मॉडल सेट से लगभग क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम पूछ देता है। ठीक है, तो ये सेट के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सेट को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे नहीं छूटना चाहिए। देखिए, आपके पास टाइम लिमिटेड में है, काफी कम समय बचा हुआ, इसलिए आप टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलिए और जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाती है वो सारा चीज को आप याद रखना है और वो सारा चीज को याद रखने की किसी भी हाल में प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ये सब सेट से। ये आपका फर्स्ट सेट है। इसी तरह से हम लोग पांचों सेट को कवर करेंगे। एक सेट में आपका 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन को आपको घूल करके पी जाना है या फिर रट जाना। ठीक है, अब जैसे याद रखें आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि ग्रिफिथ टेलर ने। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बार बार कवर कराया गया था, यानी बार बार मैंने आप लोगों को कवर कराया था कि नव निश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। और ये जो रहने वाले थे ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानीय संगठन या फिर प्रादेशिक विश्लेषण या फिर क्षेत्रीय विभेदन या फिर मात्रात्मक क्रांति। ये भी क्वेश्चन आपको कवर कराया गया। ये जो मात्रात्मक क्रांति है यह मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों स्थानिक संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण और क्षेत्रीय विभेदन, ये सब क्या है? मानव भूगोल का उपागम है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया वही सब चीज दिया गया जो चीज आपको पढ़ाया गया है, ये सारा चीज आपका प्रैक्टिस किया हुआ। ठीक है, ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस कराया गया है। मानव भूगोल किसने कहा? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये कहे थे कुमारी सैंपल ने। ठीक है, तो कुमारी सैंपल ने ये बात कही थी, तो आपको ऑप्शन डी में दिया गया एलन सी सैंपल। ठीक है, यानी कुमारी सैंपल। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? ठीक है, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल या फिर राजनीतिक भूगोल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सैनिक के बारे में जब भी बात की जाती है तो थोड़ा ना कहीं राजनीतिक वाला बात आता है। ठीक है, या फिर फोर्स के बारे में या फिर देश की सुरक्षा के बारे में जब भी बात की जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक वाला बात होता है। तो ये जो है राजनीतिक भूगोल यानी सैन्य भूगोल मानव भूगोल के कौन सा क्षेत्र, उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है। कौन? सैन्य भूगोल, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कवर कराया था सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह दक्षिण पूर्व एशिया। ये जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कहने का मतलब ये कि यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वह सबसे ज्यादा है। ये सबके कंपैरिजन में भूमध्य प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय क्षेत्र की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ का जो घनत्व है वो ज्यादा है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ठीक है, जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जन का मतलब होता है लोग, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मैंने आप लोगों को परिभाषा में बताया था कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो उसको कहते हैं प्रवास। किसको कहते हैं? प्रवास, यानी माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास के दो कारक मैंने आप लोगों को बताया था, एक प्रतिकर्ष कारक बताया था और एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है, अपकर्ष कारक जो होता है वह आकर्षित करता है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो प्रकृति का तरफ से नहीं है वो आपको चूज करना। तो ये प्रकृति का तरफ से कौन नहीं होगा भाई? बेरोजगारी भी प्रकृति का तरफ से आता है, जल का अभाव भी आता है। जल यानी सुखाड़ कब आता है? ये तो प्रकृति का देन है। ये महामारी भी प्रकृति का देन है। ये जो है शैक्षणिक सुविधा, ये आपका अपकर्ष कारक है। ये लोगों को आकर्षित करता है। शहर में शैक्षणिक सुविधा मिलती है, लोगों को आकर्षित करता है, ये आपका क्या है? अपकर्ष कारक है। तो ये प्रतिकर्ष कारक नहीं होंगे, तो आपको चूज करना था कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ये नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आपके समझ क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जनसंख्या वृद्धि क्या करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, या फिर उत्तर अमेरिका में, या फिर दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो 7 तक जो रेफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में जो जनसंख्या की वृद्धि रेट है, वहाँ जो ग्रोथ मतलब रेट है पॉपुलेशन का, वो सबसे ज़्यादा है, और गरीबी भी सबसे ज़्यादा वही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय लगभग रिकॉर्ड है, तो उसमें 55 करोड़, कितना 55 करोड़ थी, कितना करोड़ 55 करोड़ उस समय मतलब रिकॉर्ड है कि 55 करोड़ जनसंख्या थी 1650 ईस्वी में। एक्यूरेट तो कभी मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो हो नहीं सकता, मतलब थोड़ा सा अनुमान लगाया होगा या फिर साइंटिस्ट में होगा, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है 55 करोड़ 50 यानी 55 करोड़, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी जनसंख्या, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है? कार्यशील जनसंख्या किसको कहती है? जो कार्य करता, अपना काम, अपना दैनिक काम करके खुद अपना आय अर्जित करता, जीवन गुजर बसर करता, उसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या जो होती है ये जो होती है ये होती है 15 से 59, कहाँ 15 से 59, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है? यूएई का, या फिर लेटविया का, फ्रांस का, या फिर जापान का? तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है लेटविया का। किसका सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है? लेटविया के, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। ये भी चीज आपको पढ़ाया गया, कोई नया चीज नहीं है, ये बिहार बोर्ड द्वारा जो सेट जारी किया गया है उसमें कोई नया चीज नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, तो आपको तो देखना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाएंगे सेम टू सेम यहाँ से कुछ क्वेश्चन, यानी बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। ये आपको फर्स्ट सेट है, सभी सेट को आप कवर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का जारी हुआ है, चाहे ये क्या है ज्योग्राफी यानी भूगोल का, इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी जारी हुआ है, अदर सब्जेक्ट का भी जारी हुआ है, वो सब सब्जेक्ट का भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सूचकांक मापक है? ठीक है, यानी HDI जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संसाधनों तक पहुंच या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया? रिटर ने, प्रो अमर्त्य सेन ने, या फिर डॉक्टर महबूबुल हक ने, या फिर CAEC सैंपल ने? ठीक है, तो ये डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया था, इन्होंने ही UNDP को सबसे पहला HDI रिपोर्ट दिया था। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 13 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसका कोटि जो है वो उच्चतम है, सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो है वो नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? पुष्प उत्पादन, यानी पुष्प का उत्पादन, यानी फूलों का उत्पादन पुष्प उत्पादन कहलाता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है? इसमें दोनों तरह के चारे की फसल और जो मतलब उत्पादन होता है अनाज, उसको भी उगाया जाता है, दोनों चीज को इसमें ध्यान में रखा जाता है, दोनों चीज का खेती की जाती है मिश्रित कृषि में। रोपण कृषि में चावल सबसे ज्यादा आता है, यानी रोपण कृषि में चाय, सॉरी ये तो निर्वाह कृषि में चावल होता है, ये है आपका रोपण कृषि। रोपण कृषि में चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब किया जाता है, ठीक है। ट्रक फार्मिंग में सब्जी वगैरह उगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना 15, क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल जो हुई वो कहाँ हुई? डेनमार्क में। डेनमार्क में सबसे ज्यादा सहकारी आंदोलन जो चला था वही सबसे ज्यादा सफल हुआ था, तो सहकारी कृषि अधिक जो सफल रही वो डेनमार्क में रही थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ठीक है, तो रोपण फसल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मक्का, क्या हो जाएंगे? सॉरी रोपण फसल ना, तो रोपण फसल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका रबर हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या है? रोपण यानी रोपण फसल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि। किसको? आदिम निर्वाह, यानी आदिम जाति जो लोग रहते थे जंगल में, वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जंगल को जलाते थे। जलाने का मतलब होता है दहन, दहन का मतलब क्या होता है? जलना, ठीक है। तो जंगल जला करके खेती करते थे, जिसके कारण उसको क्या कहा गया? कर्तन एवं दहन कृषि कहा गया। आदिम कृषि जो कृषि करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी आदिम निर्वाह कृषि फिर क्यों कहा गया? निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करना, ठीक है, यानी जीवन गुजर बसर करना। तो वैसा कृषि जिससे आदिम लोग जीवन गुजारते थे, जीवन निर्वाह करते थे, उसको क्या कहेंगे? आदिम निर्वाह कृषि। इसका भी नाम बहुत है,
लदाख कृषि नाम है, झूम कृषि, झूम की खेती भी इसको कहते हैं, उसका स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है। यानी 5-6 नाम आपको पढ़ाया गया आपको थ्योरी में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। सेकेंडरी जो है वो क्या है, सेकेंडरी जो मतलब काम है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम तक आपको पढ़ाया गया है। तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे व्यापार, क्या हो जाएंगे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सॉरी 18 का जो हो जाएंगे लौह प्रगलन, क्या हो जाएंगे लौह प्रगलन, यानी ये तो व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है। खेती और आखेट ये भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये आपका तृतीय, ये आपका व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है, और ये जो लौह प्रगलन है ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। यानी द्वितीय क्रियाकलाप का क्या परिभाषा होता है कि यानी किसी वस्तु की, यानी किसी वस्तु को तैयार करना, उपभोग की वस्तु को तैयार करना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग सीमेंट या फिर लौह इस्पात उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग या फिर जूट उद्योग, बिल्कुल जूट उद्योग यानी पटसन से आधारित उद्योग है, तो ये क्या हो जाएंगे कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कागज उद्योग, क्या हो जाएंगे कागज उद्योग, क्योंकि कागज जो बनता है ना ये पेड़ की लुगदी से बनता है। पेड़ की लुगदी यानी पेड़ के पत्ते, उनके जड़ के तने जो होते हैं वहाँ लुगदी पाई जाती है, तो उसके उसी से बनता है कागज का निर्माण होता है। तो कागज उद्योग जो है वो क्या है वन आधारित उद्योग है, ठीक है, क्योंकि वन में जो पेड़ होते हैं उसको लाया जाता है, उसी से कागज का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि खनन क्रियाकलाप है, खनन जो क्रियाकलाप है वो क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर चतुर्थक। ये खनन जो है ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, क्या है द्वितीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे बाह्य स्रोतन, ये क्या हो जाएंगे बाह्य स्रोतन जो है वो क्या है पंचम क्रियाकलाप है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रेल मार्ग के जाल का सघनतम जो घनत्व पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व सबसे ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है ये यूएसए में, कहाँ यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। सबसे चीज यानी हर चीज में वो आ गया, ठीक है। 223 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विरहद ट्रक मार्ग संबंधित है। तो विरहद ट्रक मार्ग जो संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है ये उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से विरहद ट्रक मार्ग संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है। आंतरिक समुद्री पत्तन कौन नहीं है, कोलकाता, मैनचेस्टर, एथेंस या फिर मेम्फिस। तो यहाँ जो हो जाएंगे 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे एथेंस, क्या हो जाएंगे एथेंस। ये जो है आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, बाकी ये तीनों की तरह आंतरिक समुद्री पत्तन है, कोलकाता, मैनचेस्टर, मेम्फिस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है, विस्तृत या फिर वाणिज्यिक या फिर औद्योगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। लेनिनग्राद, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार का पत्तन है ये औद्योगिक पत्तन है। किस प्रकार का पत्तन है, औद्योगिक पत्तन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, कहाँ है जेनेवा में, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में चैनल टनल जो जोड़ता है ये किससे किसको जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है पेरिस को लंदन से, ये किससे किसको पेरिस को लंदन से जोड़ने का काम करता है चैनल टनल। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 29 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये ओपेक का सदस्य कौन कौन है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, UAE, उनके बाद हो गया जितने भी अरबियन कंट्री होते हैं, अरब होते हैं, सारा चीज़ जो है ये क्या है मतलब सारा अरबियन कंट्री जिसके पास तेल है, पेट्रोलियम है, वो सारे का संगठन है ओपेक, ठीक है। तो ओपेक का जो सदस्य वेनेजुएला, ये जो है दक्षिणी अमेरिकी देशों में एक ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 30, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो ये जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर का मोंटेविडियो में, क्या हाँ मोंटेविडियो में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो ग्रामीण अधिवास यानी ग्रामीण लोग जो लोग रहते हैं, ग्रामीण अधिवास का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण में जो ग्राम में लोग रहते हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों का कार्य क्या होता है कृषि करना, यानी कृषि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 32,
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? पीटर्सबर्ग। ये क्या है? औद्योगिक नगर है। यहाँ का क्या पाया जाता है? यहाँ लौह इस्पात उद्योग है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? औद्योगिक नगर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की जो राजधानी है वो क्या है? 33। तो ये जो है अदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? सिंगापुर, मक्का, लंदन या फिर बीजिंग? तो परिवहन नगर जो हो जाएंगे सिंगापुर। ये जो है क्या है? परिवहन नगर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? आप लोगों को राइट आंसर कमेंट करना। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। जो सब आपको पढ़ाए गए हैं, जो सब चीज आपको पढ़ाया गया है, यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन हर एक सेट को कवर कीजिएगा। जितना भी सेट हम लोग कवर कराएंगे या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी इंपॉर्टेंस होते हैं, जहाँ भी जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जिनको भी फॉलो करते हैं आप, यहाँ भी आपको मतलब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से मिलते हैं। सारी चीज़ को आप कवर करेंगे, लेकिन सेट को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो नियोजन का मतलब होता है यानी प्लानिंग के द्वारा उनको विकसित करना, प्लानिंग के द्वारा यानी प्लान के हिसाब से उनको तरह तरह की योजना ला करके उसको क्या किया गया है, विकास किया गया, उसको कहेंगे नियोजित नगर। ठीक है, तो ये जो कैनबरा है ये क्या है? नियोजित नगर है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो भाषा परिवार की जनसंख्या वो तिब्बती चीनी यानी चीनी तिब्बती की है। ठीक है, यानी 36 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 भाषा परिवार के बारे में आपको पढ़ाया गया था, इसका परसेंटेज बताया गया था, कितना परसेंटेज बोली जाती है, सारा चीज आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, या कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक थी, सर्वाधिक थी? महाराष्ट्र, बिहार, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो बिहार की थी ना, तो ये आपको पढ़ाया गया था। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की थी। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र जो राज्य है वो सर्वाधिक संख्या में वहाँ क्या आते हैं? वहाँ क्या आते हैं? प्रवासी यानी अप्रवासी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा क्या है? ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण या फिर नगरीय से नगरीय? तो ये हो जाएंगे ग्रामीण से नगरीय। क्या हो जाएंगे? ग्रामीण से नगरीय, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी काम करने के लिए वो क्या करते हैं? ग्रामीण से यानी ग्राम से यानी गांव देहात से कहाँ जाते हैं? नगर की ओर जाते हैं। तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ग्राम से नगर। ठीक है, तो आपका 42 में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, सबसे अच्छा है यानी सबसे ज्यादा है, हाई है? ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल की। किसकी? केरल की। यानी देखिए अब मानव विकास सूचकांक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। एसडीआई रिपोर्ट सिर्फ यूएनडीपी नहीं छापता, इसको देख करके यानी यूएनडीपी क्या करता है? हर एक देश का जारी करता है एसडीआई रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक। तो इसी तरह से देश के अंतर्गत यानी भारत के अंतर्गत सभी राज्य को इकाई मानते हुए एसडीआई रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो एसडीआई रिपोर्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? उच्चतम किसका है? केरल का है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, ज्यादा है? ठीक है, तो साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा है वो किसकी है? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जगह लक्षद्वीप। किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप की। ठीक है, अगर आपको राज्य की बात की जाए तो केरला की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, कोलकाता, पटना या फिर भोपाल? आगरा, कोलकाता। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे आता है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ, गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ, ये किसी नदी के किनारे नहीं आता भोपाल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 45। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? ठीक है, मथुरा, अंबाला या फिर सिंगरौली या फिर सहारनपुर? तो खनन नगर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे क्या? सिंगरौली। ये जो है ये क्या है? खनन नगर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। इसमें हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन को जोर दिया गया था। ठीक है, यानी इसको उत्पादन में जोर दिया जाए, इस बात से लेकर क्रांति हुई थी, इसमें चेंजिंग आया था, बहुत सारे चेंजिंग आए थे, परिवर्तन भी आए थे। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 47। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? जूट, कपास, कॉफी या फिर मेस्टा? ठीक है, तो रेशेदार फसल जो नहीं होंगे वो हो जाएंगे कॉफी। ये क्या है? रेशेदार फसल है ये, कॉफी क्या है? ये तो आपका रोपण फसल हो गया। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? चाय का उत्पादन कौन नहीं करता? ठीक है, केरल, असम या फिर पश्चिम बंगाल। असम तो 100% करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, और 48 का जो ये हो जाएंगे केरल भी करता है। ठीक है, ये तीनों राज्य हैं चाय का उत्पादन अच्छे खासे पैमाने पर करता है। असम तो सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वगैरह हो गया, दार्जिलिंग जिला हो गया, तो यहाँ भी चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ये राजस्थान नहीं करता, ये राजस्थान चाय का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 49, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? गन्ना, कॉफी, मक्का या फिर चुकंदर? तो खाद्यान्न जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका मक्का। ये जो है ये क्या है? खाद्यान्न फसल है, ये आपका रोपण फसल है। ये भी आपका क्या है, मतलब एक तरह से खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, गन्ना। ठीक है, तो ये जो है खाद्यान्न फसल है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो कपास का जो उत्पादन नहीं होता है वो कहाँ नहीं होता है? हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। ठीक है, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन होता है, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH की बात की जाती है, NH7 अगर आपको दिया रहे तो NH7 आपको टिक करना है, क्योंकि NH7 का अभी पुराना नाम था, यानी नया नाम जो हुआ NH44 है, यानी NH44 का पुराना नाम क्या है? NH7। ठीक है, तो ये NH44 है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, जल है, जल क्या है? जैव संसाधन है, और जैव संसाधन है या फिर अनवीकरणीय संसाधन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैव जो है जल जो है ये क्या है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है तो जल संरक्षण से, किससे? जल संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत। तो अनवीकरणीय जो स्रोत हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपका तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो ये जो अवस्थित है ये कहाँ है? उड़ीसा में। यानी हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 56 में पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में किसके कारण क्या है कि काकरापारा नाभिकीय, यानी काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो ये जो है ये कहाँ आते हैं? 56 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ आते हैं? गुजरात के अंतर्गत आते हैं। 57 में पूछा गया कि खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है खेतरी तांबा क्षेत्र, ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है या फिर कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये जो आते 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। बोकारो इस्पात केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 59 क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? ठीक है, बोकारो या फिर गिरिडीह या फिर झरिया या फिर सिंगरौली? तो ये जो है कौन नहीं है? तो ये सिंगरौली जो है ये झारखंड के अंतर्गत नहीं आता। सिंगरौली झारखंड के अंतर्गत नहीं आता, बाकी बोकारो, गिरिडीह और झरिया ये झारखंड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र किस में स्थित है? असम में। कहाँ? असम में। असम का डिगबोई का नाम सुने हैं ना? ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 61, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1991 में। कब? 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? ठीक है, तो प्रमुख कारक जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे वो आपको बताना है। 62 की जो हो जाएंगे इनमें से क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, यानी तीनों की तीनों, बाजार, पूंजी और ऊर्जा, ये तीनों चीज चाहिए किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो की गई थी कब की गई थी? 1947, 11 या फिर 1921, 1935 से 1911 को। कब? 1911 को भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। 64 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये जो है ये हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर जो है वो क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। वैसे 16 जोनों में बांटा गया है, सारा चीज आपको हेडक्वार्टर के साथ आपको नाम भी बता दिया गया था, रेलवे मंडल का नाम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो 65 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है
केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये तमिलनाडु में आते हैं। तुतिकोरिन पत्तन किसके अंतर्गत आते हैं? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए 67 अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण जो है वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण तरह तरह के गैस वायुमंडल में आ जाते हैं और वह बारिश जब गिरने लगती है तो बारिश की जो बूंदा होती है वो बारिश के बूंदे वो गैस में सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे वो पानी क्या आ जाता है? एसिड हो जाता है, एसिड के जैसा बन जाता है। वही इसी को क्या कहते हैं? अम्ल, यानी अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे व्यापारिक यानी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था या फिर भागीदार था? ठीक है, तो वो चीन के साथ, यानी चीन के साथ सबसे ज्यादा मतलब व्यापार होता था 2010 से 11 में। ठीक है, इससे पहले 2010 से पहले वो यूएई के साथ यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ था। ठीक है, तो अब 2010 से 11 में जो सबसे बड़ा भागीदार था या फिर साझेदार था व्यापार में भारत का, वो कौन था? चाइना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, तीनों यानी ऑल ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? जितने भी क्वेश्चन आपका सेट में था वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। ये सभी क्वेश्चन को याद रखने के प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे गलती हुई है या फिर नहीं बना हो तो उसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपको 5 सेट है, ये आपका फर्स्ट सेट था। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।